चैप्टर 8 में हमने अल्केन्स स्टार्ट किए थे। अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। 6 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। हम उनके हेडिंग्स आज रिवाइज भी कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि वो अल्केन्स जिनमें 4 कार्बन्स तक कार्बन की चेन्स हैं या लेंथ वाले कार्बन्स मौजूद हैं, वो अक्सर गैसेस हैं। जिनमें हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स 5 से लेकर 17 तक हैं, वो लिक्विड्स हैं। और जिनमें कार्बन्स 18 से ज़्यादा है, वो वैक्सी सॉलिड्स हैं। फिर हमने बात डिस्कस की कि हाइड्रोकार्बन्स जो अल्केन्स के फॉर्म में है, वो नॉन पोलर है, लिहाजा वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म वगैरह में सॉल्युबल है। थर्ड हमने डिस्कस किया कि जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। अब अगर एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो कि जिसमें 11 कार्बन्स हैं और एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो जिसमें 25 कार्बन्स हैं, तो किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन्स की तादाद ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मगर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन ऑपोजिट है। solubility is reciprocal to number of atoms, number of carbon atoms. अब वही सवाल, एक हाइड्रोकार्बन में 11 कार्बन है, अगले में 25 कार्बन है, किस हाइड्रोकार्बन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन, सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। साथ ही एक और एमसीक्यू पॉइंट वो आपने याद रखना है। एक ही हाइड्रोकार्बन है, वो अगर सपोज स्ट्रेट चेन फॉर्म में हो, लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, ये N ब्यूटेन है। और यही हाइड्रोकार्बन ब्रांच्ड फॉर्म में हो, लाइक CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। एक ब्रांचिंग पॉइंट हो तो आइसोब्यूटेन, दो ब्रांचिंग पॉइंट्स हो तो नियोपेंटेन। अब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई है? एन ब्यूटेन का हाई होता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। स्ट्रेट चेन hydrocarbons have higher melting and boiling points, melting and boiling points as compared to branched chain hydrocarbons, as compared to branched hydrocarbons. साइड्स करीब हो जाते हैं। ये जो ब्रांच्ड, इसमें मैंने एक कार्बन गलती से ज़्यादा शो किया है, तो आइसोब्यूटेन ये होगा। ठीक है, जो ब्रांच्ड है उनमें कार्बन्स करीब होंगे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा रैपिड होगा। जबकि जो स्ट्रेट चेन है, टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग आइसोलेटेड होगा। So this requires more heat. A straight chain requires more heat to be melted and to be boiled. जबकि branch chain compound hydrocarbons require less heat to be melted or boiled. Reactivity of alkanes are less reactive as compared to alkenes and alkynes, जो आगे आप पढ़ेंगे, इसलिए कि alkanes में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, दो कार्बन्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि sp2 में sp में पाई बॉन्ड्स बनते कैसे, सारा मैकेनिज्म आप पढ़ चुके थे। तो इनमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल बट लेस रिएक्टिव। तो हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। इनमें अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी देख लें, ये नॉन पोलर है एंड लेस रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं, जो कि अल्केन्स
के फॉर्म में है, अल्केन्स के फॉर्म यानी सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में है, ये कौन से रिएक्शंस शो करते हैं? ये रिएक्शन शो करते हैं वो रिएक्शन जो हीट की वजह से इंड्यूस हो या अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से इंड्यूस हो, उन्हें हम थर्मल रिएक्शंस कहते हैं, या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं जो आप केमिकल रिएक्शंस में एग्जांपल्स से ही समझ सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। So they show thermal reactions and substitution reactions। ये दोनों अभी आपको क्लियर होंगे जब आप इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। थर्मल कौन से है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से हैं। तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, आपने बस ये पॉइंट याद रखना है, बिकॉज दे हैव सिग्मा बॉन्ड एंड दे आर अनपोलर, नॉन पोलर। तो सिग्मा बॉन्ड इज नॉन रिएक्टिव, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, this sigma bond is inert means less reactive, लेस रिएक्टिव इसलिए लेस रिएक्टिव है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है दैट इज स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेस रिएक्टिव बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर shared is strongly and tightly held by the two nuclei। जबकि पाइप बॉन्ड में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एज tightly held by the nuclei as the sigma bond electrons। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हम यहाँ पर मीथेन के केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। मीथेन के फर्स्ट है कंबस्शन। अब जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे 3 to 4 रिएक्शन से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि आपके लिए रिवाइज करना इजी हो, और कैसे आपने याद रखने वो मैं तरीका बताता रहूँगा आपको। तो कंबस्शन, अगर आप किसी भी मीथेन को यानी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा विद लॉट्स ऑफ हीट रिलीज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनेगा, और 891 किलो जाउल पर मोल हीट रिलीज होती है। अगर आप मीथेन को कंप्रेस्ड फॉर्म में यूज करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहेंगे CNG। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही CNG हमारी गाड़ियों के इंजन में कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, और 891 किलो जाउल पर मोल ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। इस हीट की वजह से गाड़ी चलती है। तो इंजन में या पेट्रोल जलता है या डीजल जलता है या नेचुरल गैस CNG के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये कंबशन, ये कंप्लीट कंबशन है। देखिए कंप्लीट कंबशन, जब आपने कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन अच्छी खासी प्रोवाइड की हो। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आप कम कर रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई रखें, फिर कंप्लीट कंबशन नहीं होगी, फिर ये केस होगा। कंबशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फिर बहुत ही एक डेंजरस रिएक्शन होगा। वो डेंजरस क्यों है, अभी क्वेटा वालों को तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ये बात। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, लिमिटेड हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर बनेगा, और कार्बन ब्लैक इसे कहते हैं। लास्ट में कार्बन ब्लैक रिलीज होगा। आप देखते हैं कि अगर हम हीटर ऑन करके सो जाते हैं, इनिशियली ऑक्सीजन कमरे में अवेलेबल होती है अच्छी खासी, तो जो गैस जल रही होती है हीटर में, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं विद लॉट्स ऑफ हीट। अब जो जो कमरे में ऑक्सीजन कम होती जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती जाती है, तो वही गैस हीटर में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस।
ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जब हम इनहेल करते हैं तो जाकर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है। इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा है और हमारा हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ बाइंड करता है। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और इससे डेथ हो जाती है। तो जो डेथ होती है हीटर को ऑन छोड़ने से, वो इसीलिए होती है कि आहिस्ता आहिस्ता कमरे में जब ऑक्सीजन कम होता जाएगा, वही गैस कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, जिससे हमारी डेथ हो सकती है। इसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, वो थी कंबशन, अब है ऑक्सीडेशन। इसी सेकंड रिएक्शन ही को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये एक केस बन जाएगा। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप इसी सेकेंड रिएक्शन को एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैरी कर लें, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लाइक कॉपर की प्रेजेंस में आप एक रिएक्शन कैरी करें तो देखिए इंटरेस्टिंगली मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये आपने तरतीब वाइज याद रखने हैं। अगर हम मीथेन को ऑक्सीडाइज कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करें, 200 एटीएम प्रेशर आपने रखा हो, तो सबसे पहले बनेगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल देखिए ये है CH3OH, इट इज मिथाइल एल्कोहल। अगर आप इस मिथाइल अल्कोहल को मजीद ऑक्सीडाइज करें, CH3OH को मजीद ऑक्सीडाइज करें अंडर सेम कंडीशंस, यानी कॉपर कैटलिस्ट हो, हाई टेम्परेचर हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड का, 200 एटीएम प्रेशर हो, तो बनेगा फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OH, it is formaldehyde। इसे आपकी बुक में इन शॉर्ट क्या लिखा होगा? CHOH। ये HCOH इस तरह से लिखा होगा इन शॉर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये फॉर्मलडिहाइड बनता है अगर आप मिथाइल अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं। अब अगर आप फॉर्मलडिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करें, इस फॉर्मलडिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर लें अंडर सेम कंडीशंस, यानी कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटीएम प्रेशर पर अगर आप इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटीएम। अब देखते हैं कंपाउंड क्या बनेगा। अब ये बनेगा, इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसे इन शॉर्ट लिखते हैं COOH, COOH। इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब अगर आप इस फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर लें अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो देखिए क्या बनता है। इट इज फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीडाइज इट फर्दर अंडर सिमिलर कंडीशंस, कॉपर की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 200 एटीएम प्रेशर पर। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। तो आपने याद रखना कि अगर आप ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करते हैं नॉर्मली विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और अगर
सॉरी मीथेन को, अगर आप मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पहले स्टेप में अल्कोहल बनता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड। वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एक एसिड बनाता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और ये फॉर्मिक एसिड फर्दर अगर ऑक्सीडाइज हो तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। इस रिएक्शन का एक यूज ये है कि जो इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में फॉर्मिक एसिड बना, ये एक फैटी एसिड का एसिड बन सकता है। तो बहुत सारे फैटी एसिड्स हम इस तरीके से बनाते हैं। अब मीथेन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अगले स्टेप में फैटी एसिड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर फैटी एसिड्स बनाते हैं। एक लास्ट रिएक्शन देखें, इसे कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 के साथ हम किसी सब्सटेंस का रिएक्शन करते हैं। अगर आप मीथेन का रिएक्शन करते हैं HNO3 से, इसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ HONO2, ये असल में क्या है HNO3 है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम HONO2 से लिखते हैं ताकि NO2 वहाँ पर जाकर सब्सटीट्यूट हो। ये रिएक्शन हम कैरी करते हैं एट 450 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन देखिए ये होगा CH3, इसके साथ ये ग्रुप नाइट्रो ग्रुप आकर सब्स्टिट्यूट होगा, NO2 बन जाएगा, और साथ ही क्या रहेगा पीछे H2O, वाटर रिलीज होगा। ये एक H ये O ये है, और यहाँ से H, ये वाटर बना देंगे। तो अगर आप मीथेन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते 450 डिग्री सेल्सियस पर, नाइट्रोमीथेन बनेगा और वाटर रिलीज होगा। इट इज नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? नाइट्रेशन। देखिए आपने रिएक्शंस कौन से याद रखने, अगर आप मीथेन को की कंप्लीट कंबशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे और बहुत सारी हीट रिलीज होगी। और आप इसको ऑक्सीडाइज कर लें विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा विद वाटर एंड कार्बन ब्लैक। अगर आप मीथेन को ऑक्सीडाइज करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, फिर पहले एक अल्कोहल बनेगा, उससे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। नाइट्रेशन में आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो NO2 मीथेन के साथ सब्स्टिट्यूट बनेगा, एक सबऑर्डिनेट ग्रुप बन जाएगा, उसके हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, और वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसमें अगला रिएक्शन होगा हेलोजिनेशन या क्लोरिनेशन, जो हम कल पढ़ेंगे। आपने हर 3-4 रिएक्शंस के बाद एक फ्लैश कार्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि किन मेथड से हम हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड था हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपने ये हेडिंग लिखी एक पेज के ऊपर, इसके अगर कोई अहम कंडीशंस है लाइक निकल कैटलिस्ट तो आपने लिखा। फिर सेकंड रिएक्शन में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स ये बनता है मीथेन। थर्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस हमने पढ़ा। 4 हमने पढ़ा कि मोनोकार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स की डिकार्बो ऑक्सिलेशन से बनता है। उसके बाद कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ा। फिर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा, सॉरी उसके बाद हमने पढ़ा क्लेमेंसन रिएक्शन और वॉफ किशनर्स रिडक्शन। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी तैयारी पढ़ी। तो हमने सारे हेडिंग्स एक पेज पर लिखने होंगे, उसे कहते हैं फ्लैश कार्ड। फिर हमने बार बार रिवाइज करने हैं। मीथेन की प्रिपरेशन किन मेथड से होती है, फिर ईथीन हम पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन किस मेथड से होती है, एसिटाइलिन की किन मेथड से होती है। पर हर एक केमिकल रिएक्शंस आपने अलग अलग देखने हैं। केमिकल रिएक्शंस आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखने एंट्री टेस्ट के लिए, आपने हेडिंग्स याद रखनी है। क्या दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही है, कंडीशंस क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह आपने जुबानी बस वो सेंटेंस ही याद रखना है। मगर हम पढ़ेंगे क्लास में सारे के सारे विद कंसेप्ट विद ऑल द डिटेल्स।
कल इसमें हम नेक्स्ट रिएक्शन मीथेन की यूजेस और फिर हम E3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. So you can take a break of 10 minutes and it is tea break. I'll be starting class till 4:10 to 4:15 p.m. inshallah.